प्रेमचंद घर में है जीवनी की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि शिवरानी देवी जी ने हमें जो है प्रेमचंद जी कथाकार मुंशी सम्राट का वो एक संत स्वभाव जो रूप था, चाहे उनके दाम्पत्य प्रेम का हो, वो जो निकटता आत्मीयता उनकी अपनी पत्नी के प्रति था और साथ ही वो देश के प्रति जो उनकी चिंता थी, वही उनकी लेखनी का आधार था। और वो होता है कि जब हम बहुत निकट होते हैं, तो जैसे इन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि श्रद्धा और प्रेम एक साथ नहीं हो सकता। जो इनका प्रेम का संबंध था, अगर ये श्रद्धा में वो परिणित होता तो ये तो भक्ति भाव हो जाता, वो दाम्पत्य कम रह जाता। और उस चीज को महसूस करते हुए हर एक बात को जो उन्होंने हमें दिया है, लिखा है, उसमें एक पूरा वो संत व्यक्तित्व जो कह रही है ना, जैसे उन्होंने बार बार एक कसक था प्रेमचंद जी की कि महात्मा गांधी अपने आप में संत क्यों है इतने बड़े? हर कोई संत हो सकता है। तो साधु संत का जीवन तो ये भी जिए। बस ये होता कि बहुतेरे फलक पे ये कलम के मजदूर के रूप में जिए। कितने के जीवन को बदलने के लिए इन्होंने कितने उपन्यास लिख दिए, कहानियां लिख दी। लेकिन जो निकटता, जो आत्मीयता से जान पाई है उनकी पत्नी शिवरानी, और जो उन्होंने ये अमूल्य धरोहर हम सभी को दिया है उनकी जीवनी के रूप में, ये बहुत बड़ी चीज है। आगे भी हमें कुछ और भी प्रसंग सुनने को मिलेंगे। 1934 का ये प्रसंग बताते हैं कि कई रोज सुबह का समय लोगों से मिलने में ही निकल जाता। रात को उठकर काम करते। एक दिन मैं बोली, रात को काम करना ठीक नहीं है। आप बोले, तब काम कब करूं? दिन भर लोगों से मिलने से ही छुट्टी नहीं मिलती। मैं बोली, आखिर मिलने का कोई समय क्यों नहीं निर्धारित कर लेते? ये क्या कि जब कोई आए उससे आप गपशप करने लगे? तो क्या करूं, इसका प्रबंध तो आप ही कर सकते हो। वे बेचारे इतनी दूर से मिलने के लिए आते हैं और उनसे ना मिला जाए, तब भी तो नहीं अच्छा लगता। ये कैसे संभव है कि मैं उनसे ना मिलूं? तो हर समय का ये झंझट ठीक नहीं, जो जब आया उसी से उलझ पड़े। आप बोले, ये तो बड़े आदमियों के लिए है कि उनके मिलने का समय निर्धारित रहे। एक चीज़ मैंने बहुत ही आपसे अपने अनुभव को साझा करना चाहूँगी। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी रात के 3 बज रहे हैं, और जो भी हम ज़्यादा पढ़ाते हैं वो रात के ही समय पढ़ाते हैं। एक चीज़ हमने ये एहसास किया, जिनका शांत स्वभाव में कोई भी कवित्व, लेखन, कुछ भी वाचन करना हो जो मंत्र, क्योंकि एक तरीके से अपने को जीवंत ना कर पाना, अगर वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो हम आपको उन चीज़ों को साझा भी नहीं कर पा रहे, उन मूल्यों को। हमने जब पढ़ा था शरद चंद्र का जो जीवनी है, आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो जीवनी क्या, एक तरीके से आत्मकथात्मक विधा में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में भी पढ़ने का अवसर मिला। तो जो उनको भी पढ़ के यही चीज़ लगा था कि जो जितने भी ये लेखक हैं, इनका जीवन ना बहुत ही जैसे इन्होंने कहा कि ये जो बड़े आदमियों के लिए ये चोचले होते कि मिलने का समय निर्धारित करें। जो संत प्रकृति का स्वच्छंद व्यक्ति, वो मिलने के लिए समय नहीं देता, वो हर गरीब, हर मजदूर को कीमत को समझता है। बिल्कुल यही संत स्वभाव था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। अब यहाँ पे देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी भी वही चीज़ कहते हैं, और इन्होंने कहा कि मैं बड़ा आदमी होने के लिए नहीं कहती, सब काम समय से हो जाने के लिए कह रही हूँ। आप बोले, ये ठीक तो है, पर ये बड़े आदमियों के लिए ही समान है। जो मैं खुद बुरा समझता हूँ, मैं वही करूँ। फिर वे बेचारे कहाँ जाएंगे? शुरू में कुछ लिखना चाहते, वे लोग बिना पतवार की नाव की तरह हैं। उन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए वे इतनी दूर से मेरे पास आते। अगर मैं उनसे ना बात करूँ तो कहाँ जाएंगे? फिर ये भी तो है कि कुछ दिनों में इन्हीं के हाथों साहित्य की बागडोर जाएगी। उनको ठीक ठीक रास्ते पर ले आना हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का पालन ठीक ठिकाने से ना करूँ तो मेरा ही तो दोष होगा। तब हमें उन्हें साहित्यिक ठिकाने से ना लगाऊं तो मेरा ही तो दोष होगा। तब उन्हें कुसंस्कारी आदि कहने का अधिकार नहीं रखते। फिर जो गुण जिसे आता हो उसे तो सबको सिखाना चाहिए। मैं बोली, सबको सिखाने का ठेका आपने ही ले रखा है। अच्छा, यहाँ पे शिवरानी जी का प्रेम भी झलकता है बार बार कि समाज सुधारने का ठेका आपने, जेल जाने का ठेका आपने, सारे दुख के निवारण का ठेका आपने, साहित्य सिखाने का ठेका आपने रखा। ये उनका चिंतित स्वभाव जो था कि वो अपने प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। आप बोले, भाई तब क्या करूं? सुबह घूमना भी जरूरी होता है। घूम कर आते ही नाश्ता करके काम करके अपने कमरे में बैठ जाता हूँ। खुद भी लिखता पढ़ता हूँ, साथ ही तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। उसके बाद फिर उठता हूँ, नहाता धोता खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर प्रेस जाता हूँ। प्रेस से आने के बाद 1 घंटे तक आकर बच्चों से बात करता हूँ, नहीं वे भी सब बिल्ले हो जाए।
फिर उसी के साथ-साथ अपनी भी तो थकान मिटती है। उसके बाद मुंशी आ जाता है, उसे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। फिर 9 बजे उठकर खाना खाता हूँ, 1 घंटा ही बाकी बचता, उतनी देर में चाहे जो कुछ पढूँ लिखूँ। उस पर सरकारी हुक्म है कि 10 बजे सो जाओ। सरकारी हुक्म टाला भी जा सकता है, पर तुम्हारा तो टाला भी नहीं जा सकता। अब तुम ही बताओ इसमें कितना समय मैं निकाल सकता हूँ? लीडर तो मैं प्रेस में पढ़ता हूँ, मेरा तो एक-एक सेकंड वैसे ही बँटा हुआ है। मैं तो ईश्वर से मनाता रहता हूँ कि रात छोटी हुआ करे, दिन बड़ा हुआ करे। आप बोले मैं बोली, "आप रात को भी तो काम करते हैं?" "उठता तो ज़रूर हूँ, पर तुम्हारा डर लगा रहता है कि कहीं तुम जग ना पड़ो।" "भाई काम अब करूँ, अगर रात को ना जागूँ। इससे तो ये बेहतर होता कि आप अकेले रहते। आपको शादी-ब्याह नहीं करना चाहिए था।" "भला तो कुछ भी नहीं है, तुम तो घर गृहस्थी की ओर से छुट्टी पा गए हो। पैसा कमाना मेरे लिए कठिन नहीं है, गृहस्थी की गुत्थियों में मैं हरगिज़ नहीं सुलझा सकता। मैं इस मानी में खुश हूँ कि सब बला तुमने अपने सर ले ली है। तब तो आप आराम से ही रहते, मैं डाँटने को तो रहती नहीं, आप दिन-रात काम करते। तुम्हारा ख़्याल गलत है, तुम नहीं रहती तो मैं इतना काम कर भी नहीं पाता। तो क्या मुझे चिढ़ाने के लिए रात-रात भर जगकर काम करते हैं? अगर कोई खाने वाला ना होता, कमाने वाला गधा है, क्यों? तब तो आराम ही आराम रहता। नहीं जी, वो भी कोई आदमी है, वैसों का जीवन पशुओं से भी तो बदतर होगा। मैं बोली तब तो सबसे ज़्यादा आफ़त मेरे ही ऊपर है। आफ़त की क्या बात है इसमें? तुम्हारी निगरानी ने ही तो मुझे इस तरह बना रखा है। लेखों को बड़ी आफ़त रहती है। तुम भी तो लेखिका बन रही हो। मना तो करता हूँ आराम से रहो, पर तुम कहाँ मानती हो? जब आप आराम नहीं करते तो मैं आराम क्यों करूँ? आप बोले तुम्हारा ख़्याल गलत है। मैं उनसे घुटता नहीं, मुझे उसमें आनंद आता है। फिर अब तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत देखने आने लगा है। रात-दिन काम करने की घुटना ही होती है तुम्हारे। कोई ज़बरदस्ती थोड़े ही मुझसे करवाता है। अब उसी से सोच लो, मुझसे जो मिलने वाले आते हैं उनसे मेरा ही लाभ है या उनका? मैं बोली, तब तो बहुत ठीक है, लेकिन इतनी मेहरबानी कर दिया कीजिए कि रात को जगा ना कीजिए। रात के उठने से बीमारी की शंका मुझे हो जाती है। इसी तरह समझ लो, मैं भी तुम्हारी बीमारी से बहुत घबराता हूँ। तुम बीमार पड़ जाती हो तो मेरा भी सारा काम पिछड़ जाता है। मैं बोली, मैं काम करने की वजह से कभी बीमार नहीं पड़ती। साल से तुमको भी एक न एक लगा रहता है। कभी पड़ी तो मैं पड़ी, मैं ही कब पड़ जाता हूँ। मुझसे अक्सर इस तरह प्रत्येक विषय पर उनसे बातें होती। मैंने गुस्से का जवाब भी हँसी से दे देती। मैं आज उन बातों को सोचकर प्राण गड़ाड़ करती हूँ, यानी एक तरीके से पहले क्रोध आता था, आज दुःख आता है। सन 1934 की बात है। कहते हैं कि माँ मई काशी की बात है। हंस और जागरण यानी जो साप्ताहिक पत्र निकलते थे, हंस और जागरण, मासिक और साप्ताहिक 2 पत्र निकलते थे, यानी हंस मासिक और साप्ताहिक 2 पत्र निकलते थे। खर्चा बढ़ा हुआ था। बम्बई से फ़िल्म कंपनी वालों ने बुलाया। एक मित्र चंद्रमौली जौहरी से बात हुई। उन्होंने भी कहा आप जाइए। जब वहाँ नीचे दोनों ने तय किया, उसके बाद मेरे सामने प्रस्ताव आया। आप मुझसे बोले चलो बम्बई, तुमको सैर करा लाऊँ। मैंने कहा कैसी सैर? आप बोले फ़िल्म कंपनी वाले मुझे बुला रहे हैं। मैं बोली फ़िल्म कंपनी वाले बुला रहे हैं ये ठीक है, पर वहाँ की आबो-हवा अच्छी नहीं है, फिर आपका हाजमा कमज़ोर, वहाँ की जलवायु में आप ठीक नहीं रह पाएँगे। आखिर और लोग भी तो रहते हैं ना। अरे सबके रहने की क्या बात है, हर एक आदमी अपने-अपने सुविधे से रहता है, मैं तो आपका वहाँ जाना अच्छा नहीं समझती। तुम ही सोचो, बिना जाए काम भी तो नहीं चल सकता। यहाँ जो कुछ आमदनी होती है अपने खर्चे के लिए हो जाती। अब ये हंस और जागरण कैसे चले? ये भी तो तुम्हारे साथ दोनों बँधे हुए हैं। तो फिर इनके लिए भी बम्बई जाना मैं ठीक नहीं समझती। अब जो इन हाथियों को गले से बाँधा है तो क्या उनको चारा नहीं देंगे? आखिर इनको भी तो ज़िंदा रखना है। प्रेमचंद जी की बातें मुझे बहुत हँसी आ रही है कि कैसा संवाद होता होगा उस समय। आप जो भी काम करते, वैसे एक बात बता दें, जितने भी आप उस समय के साहित्यिक पत्रिका निकालते थे, जितने संपादक गण या जितने भी साहित्यकार बेचारे बहुत ही अपने दम पे ही निकालते रहे होंगे। तभी तो ब्राह्मण पत्रिका के जो प्रताप जी थे, उनको ये कहना पड़ा कि भाई दक्षिणा दान दे दो, यानी पत्रिका बिक जाए, पैसा ही याद ना लगे। तो यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा प्रसंग बाँधा है कि हंस और जागरण हाथियों के समान है, अब गले बाँध दिया तो चारा तो देना ही पड़ेगा। अरे साहब, इन बातों का रोना तो 50 बार हो चुका है। अब जब आप इनको बाँध ही लिए हो तो इनका चलाना ही होगा। और एक बात बताना है, जो वहाँ जाने पर ख़ास फ़ायदा होगा वो ये है कि उपन्यास और कहानियाँ लिखने में जो फ़ायदे नहीं हो रहे, उनसे कहीं ज़्यादा फ़िल्म दिलवा दिया जाएगा। कहानी और उपन्यास जो लोग पढ़ेंगे वही तो उनसे लाभ उठा पाएँगे, फ़िल्म तो हर लोग देख लेंगे। मैं बोली लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे मेरा क्या उपकार होगा? आप बोले यही तो तुम्हारी गलती है। लोगों के उपकार के लिए मैं थोड़े ही लिखता हूँ, अपनी आत्मा को शांति देने के लिए लिखता हूँ जो कुछ भी। उसको तादाद में जितने ही लोग ज़्यादा समझ सके, देख सके, पढ़ सके, उतनी ही मुझे शांति मिलेगी। और उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हंस और जागरण के चलाने के लिए मैं ज़्यादा मतलब रुपए कमा पाऊँगा। और 9,000 जो है साल वो देने का वादा करता है और इसके साथ
और भी कि बम्बई में 1 डेढ़ साल रहने के बाद वो मुझे 10 वोस तक दे देगा। घर पर बैठे कर के लिए ये कहानियाँ भेजता रहूँगा। बतलाओ साल डेढ़ साल बम्बई में रहना क्या बुरा है? हमेशा के लिए घर बैठे काम मिल जाए तो क्या बुरा है? मैंने कहा अगर ऐसा है तो चलिए। अब मैं ज़्यादा दिन थोड़े ही काम कर पाऊँगा। काम करने लायक वो 5 से 6 साल और हैं। मैं बोली तब क्या आप इतनी जल्दी पेंशन लेकर बैठेंगे? अरे एक चरखा छोड़ूँगा तो दूसरा चरखा लूँगा। पढ़ने लिखने का काम छोड़कर देहातों में भी तो कुछ काम करने की मेरी इच्छा है। जब आप देहात काम करने जाएँगे तब ये चरखा कहाँ जाएगा? आप बोले तब तक धुन्नु जो कुछ होना होगा सो हो जाएगा। उसी को सब काम सौंप कर हम और तुम देहात में किसानों का काम करेंगे। क्योंकि जो हालात आजकल काश्तकारों की है तब तक उनके बीच में रहकर काम नहीं करेंगे, तब तक उनको सुधारना बहुत मुश्किल है। ज़रूरत है खुद उनके बीच में रह सकना और काम करना। जो काम उनके बीच में रहकर अगर साल 2 साल में हो सकता, वो लंबी-लंबी इस पूँछों से काफ़ी दिनों में भी होना कठिन है। मैं बोली अगर आप ही काम करेंगे तो कितने काश्तकारों का सुधार कर देगा और कितनों का उपकार हो जाएगा। मैं कई बार कह चुका हूँ कि कोई काम किसी के उपकार के लिए नहीं होता। जो काम आदमी करता है वो अपनी आत्मा की शांति के लिए करता है। मान लो धुन्नु से जो आशा रखते हो वो ना करे, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं? आप बोले मैं उसको कोई अपना बोझ थोड़े ही दे रहा हूँ, आखिर वो काम करने के लायक हुआ तो काम नहीं करेगा। तो बाहर की नौकरी से घर का काम लाख दर्जे अच्छा होता है, फिर बाहर काम रखा ही कहाँ है? लोग मारे-मारे तो आजकल घूम रहे हैं। मैं बोली कुछ भी हो, मान लो वह ये कचरा ना ले, चाहे तो किसी से भी आशा रखना बेकार है ना। जैसे पहले आप अपने भाई को समझते थे कि बात को मेरा मददगार होगा तो उन्होंने क्या मदद की, और नहीं तो पढ़ लिख कर जैसे ही नौकर हुए, शादी हुई, शादी तक आपके साथ रहे, शादी हुई अलग हो गए। अब ऐसा मालूम होता है जैसे उनसे कोई नाता ही नहीं है। आप बोले रानी भाई तो भाई था, उस पर सौतेला। तो क्या आपने उनको धुन्नू से कम प्यार किया था? तो फिर धुन्नू से कैसे आशा रखते हैं? आप बोले भाई के साथ दया का प्यार था, लड़के के साथ खून का प्यार है। भाई दूसरे का लड़का था, लड़का अपने ही खून से है। अपने बच्चों के साथ माँ बाप हमेशा से जीवित रहते हैं। आशा तो यही की जाती है कि जैसे हम तुम्हें उसी तरह हमारे बच्चे भी हों। फिर सोच लो हमारा बोझ ही क्या उनके सर पर। एक तरह से फिर भी उनके साथ हमारा उपकार है। मेरे ख्याल में तो अब किसी से आशा करना बेकार है। तो मैं कहीं दूसरी जगह थोड़े ही जाऊंगा। अपने लम्हे गांव में अपना घर बनवा लिया है, उसी में हम तुम रहेंगे और कभी कभी शहर आकर इनका काम भी देख लेंगे। बन्नू है, ये जब तक चाहेगा पढ़ेगा और फिर तुम्हारे साथ बोझ ही कौन भारी है। वो भी आकर दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, हम भी जो कुछ लिखा करेंगे इन लोगों के पास भेज दिया करेंगे। अब बदलाओ, तुमको इसमें क्या एतराज है? मैं बोली अपने काम की जिम्मेदारी दूसरों के सर देना मैं उचित नहीं समझती। बहुत मुमकिन है अपने ही बच्चे समझने लगे कि हमको उनका कमा कर देना है। आप बोले नाम सब मैं अपने ही रखूंगा, जिसमें उनको कहने का ये हक ही नहीं होगा। फिर मैं ये भी आशा नहीं करूंगा कि वो मेरे जबकि इतने नालायक हो। जब ये नालायक बनेंगे तो मैं इनके कान गरम ना करूंगा। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि मैं और तुम जंगल में भी रहेंगे तो भूखे वहाँ भी नहीं रहेंगे। हमारे लोगों के कर्म उतने बुरे तो नहीं है। तब आपको बम्बई कब जाना है ये बताओ? इसी 1 जून को पहुँच जाना चाहिए। अभी तो हमें इलाहाबाद में भी 2 शादियों में रहना है, मतलब कि 2 आई थिंक शादियों में बता दें कि हमें इलाहाबाद में भी तो 2 शादियों में जाना है। आप बोले तो मैं पहले अकेले जाऊँगा और जब तुमको शादियों से छुट्टी मिल जाए तो तुम भी आ जाना। तो बच्चे भी बम्बई पढ़ेंगे। मैं बोली मैं इस विषय पर कुछ कह नहीं सकता। वो बोले वहाँ जाने पर मालूम होगा। तो क्या आप सोचते हैं कि बच्चों को यहाँ छोड़कर मैं चलूँगी? तो भाई से कहता हूँ ना कि वहाँ जाने पर ही सब मालूम होगा कि क्या करना होगा। उसके बाद जाने की तैयारी नहीं ली। जब वहाँ जाने को तैयार हुए तो रुपए नदारद। जो रुपए पास में थे वो बैंक में थे और साल भर की मियाद पर थे, क्योंकि चेक से 1500 रुपए कर्ज भी ले चुके थे। अब रुपए कहाँ से आए? प्रेस मैनेजर से पूछा। प्रेस के अकाउंट में रुपए हैं, मैनेजर अकाउंट में रुपए नहीं है। कहा मेरे पास एक मित्र के रुपए रखे हुए थे अमानत के रूप में। आप बोले आखिर वह रुपया तुम्हारे पास रखे हुए हैं, उसमें से एक काम करो 200 निकाल लो, उनसे कह देना और इसी महीने के बाद रुपया वापस कर दूंगा तब उनको दे देना। मेरी हिम्मत नहीं कि किसी की अमानत से एक पैसा भी निकालूं, क्योंकि मैं जाते समय उनके रुपए उनको देती जाऊं। उसमें कहने की क्या बात है? यही कह देना 200 लिया है अपने खर्च में, इसी महीने के बाद दे देंगे, अभी कोई उनकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानती और ना एक पाई उसमें से छू सकती हूँ। अपने मैनेजर से पूछिए, अगर वो 15 दिन के बाद शादी में रुपए देने का वादा करे तो मेरे पास 100 है, वो दे सकती हूँ। आप इन रुपए को होने की बात सुनकर बोले ये रुपए तुम्हारे पास कहाँ थे? घर में थे और कहाँ थे? अरे यह बड़े मायके से तुम्हारे रुपए निकले। आज मैं 3-4 दिन से रुपए के लिए परेशान था, सोचता था किसे उधार मांगू, किससे मांगते बिना बनता। जैसे ब्याज मुझसे कहने लगे, पहले कहाँ होता तो मैं पहले ही इस उलझन से हटा देती। मैं डरता था सारा क्रोध तुम हंस और जागरण पर उतारोगी। आपके हंस और जागरण की गोया मैं सौतेली माँ हूँ।
क्या करूँ मैं भी तो अपने सिर बेहूदे से बेहूदा रोक पाल कर हमेशा से जो पालने की आदत डाली हूँ, उसमें तुमको भी लेकर पीसती ही रहती हूँ। रोक पालता हूँ मैं, रोक कहूँ या सौ कहूँ, करती हूँ मैं तो सदा। तुम्हें भी तो हमेशा इसी परेशानी में डाले रहता हूँ। अब मैं हूँ या मेरी जगह पे कोई दूसरा। हमने तो कान दिया है और कान का किस्सा भी लिया और ब्याज टका भी पास में नहीं है। और देखो तुम अपने पास से भी 100 देने को तैयार हो। उसके लिए तुमने कम से कम 10 महीने तो तपस्या की होगी, तब जाके ये 100 जोड़ा होगा। कौन तुमको हम ज़्यादा रुपए दिए देते हैं, मगर फिर भी तुमने अपने पास से 100 दे ही दिया। मैनेजर के हाथ में करीब 700 महीने में खर्च होते हैं, मगर उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं। तुम्हारे हाथ में पैसे हैं, तुम निकाल लाई। कुशल हो या हम, यानी तुम खर्च करने में कुशल हो या हम। मैं बोली, अजी साहब हमारे पास ज़्यादा रुपए होंगे तभी निकाल सकूंगी, मैं तपस्या करने वाली जीव नहीं हूँ। 20 रुपए उनकी जाने की तैयारी में खर्च हुए, 80 रुपए उनके साथ दे दिए गए। जिस दिन उन्हें बम्बई जाना था उस दिन रात भर जागते रहे, क्योंकि सुबह की 4 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। जाना दूर था, परेशानी तो कई दिन से थी। मुझे जो परेशानी थी वो थी, मुझे ज़्यादा वो परेशान थे, बार बार झुझलाते हो कहते, कहाँ से कहाँ ये शादियाँ भी तुम्हारे सर पड़ी, अभी साथ साथ मैं बच्चों के चलते। मैं बोली, अभी वहाँ मकान भी तो ठीक नहीं है, कहीं साथ साथ ले चलते। चलना होता तो वहाँ कई मित्र हैं, 2-3 दिन किसी के यहाँ भी ठहर सकते, किसी के मकान में ठहर जाते और उसी बीच में मकान आदि सब ठीक हो सकता था। यहाँ अकेली तुम मैं बच्चों के रहोगी, मैं वहाँ अकेला, क्या होगा मेरी समझ में ही नहीं आता। आराम से तो पड़ा ही था, इन लोगों ने मुझे बुला ही लिया, कम से कम इन सब झंझटों से बरी तो थे। तो ये रोग अपने आप ले क्यों लिया, या किसी दूसरे ने पैदा किया। मैं तो आपसे मना कर रही थी और आप माने नहीं। मानता तो बहुत कुछ, मगर काम भी चले तब ना। काम भी तो नहीं चलता, मजबूरी थी, मजबूरी भी तो कोई बला है। जब मना करती हूँ तब मानते भी नहीं। ये सब मजबूरियाँ आपकी ही बनाई हुई हैं। आप बड़े सरल स्वभाव से बोले, आप बताओ जब बन गई तो मैं क्या करूँ। तो अब करना क्या है, अब तो सुबह की गाड़ी से जाना ही है। सुबह तांगे वाले ने आप भी आवाज़ दी। जब आप तांगों में बैठने लगे तो मैंने उनके पैर छुए, मेरा गला भराया। जैसे तुम्हारे यहाँ की शादियाँ खत्म हो वैसे ही मुझे पत्र लिखना, जिससे मैं तुम लोगों को जल्दी से जल्दी लिवा ले आऊँ। वो तो चले गए, मैं ऊपर आई, 1 घंटे तक रोती रही। वो महीना 20 दिन की जुदाई थी, पत्र व्यवहार तो हमेशा होता ही रहता। तो वो जुदाई दुखद थी, और हमेशा की जो जुदाई हो गई उसकी बड़ी आसानी से और आराम से बैठी सोच रही हूँ। उनके पहुँचने का पत्र 7 जून को तहसील में मिला, जहाँ की मैं शादी में गई थी। वहाँ 4 जून सन 34 का था। लिखा था, प्रिय रानी शुभ प्यार, मैं तुमसे विदा होकर बम्बई खैरियत से पहुँच गया। यहाँ स्टूडियो का काम भी देखना शुरू कर दिया। तुम भी, मैं बच्चों को गालपान सोराम तो खैरियत से पहुँच गई होगी। गालपान बेटी को लेने में कोई ना गया होगा। अब तुम्हारे पास बेटी और ज्ञानू भी पहुँच जाएगा। तुम्हारे पास तो सभी होंगे, भाई बंद, लड़के लड़की सब। और मुझे तो तुम लोगों के बिना इतनी बड़ी बम्बई होते हुए भी सूनी लग रही है। यही बार बार इच्छा होती है कि छोड़ छाड़ के भाग आऊँ। बार बार यहाँ झुझलाहट होती, कहाँ से कहाँ ये बला भी ले ले। मैंने भी अभी मकान नहीं लिया है, अभी मकान ले लूँगा तो वहाँ सोना कर खाने दौड़ूँगा। इस ख़्याल से मैं मकान के लिए सोचता ही नहीं। मकान तो उसी समय लूँगा जब तुम्हारा पत्र आने के लिए होगा, और मकान ही लेकर सीधा तुम्हारे पास लेने को आऊँगा। मेरी तरफ से बच्चों को प्यार कर लेना, अपनी बहन जी को मेरा सलाम करना, और लोगों से यथायोग में आराम से, तुम किसी बात की चिंता मत करना। धन पत्र है। दूसरा पत्र 15 जून को लिखा, वो मिला, प्रिय रानी मैं यहाँ खैरियत से हूँ। तुम लिखती हूँ कि 22 जून की शादी है, और दूसरी बहन का जो शादी है वो भी है 27 को। मेरी समझ में नहीं आता कि शादियाँ उन लोगों के घर हो या उनको तुम, अकेला मैं हूँ मतलब यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि तुम जुलाई के पहले आने का शायद नाम भी ना लो। अच्छा, बेटी और ज्ञानू आ गया है, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। नाम तो इन सबों के साथ खुश हूँ। इधर मैं सोचता हूँ कि 1-1.5 महीने कैसे बीतेंगे, इस समझ में नहीं आता। परिवार काम ही का, आखिर काम ही करूँ तो कितना करूँ, आखिर बैल तो नहीं हूँ। फिर आदमी के लिए मनोरंजन भी तो कोई चीज़ होती है। मेरा मनोरंजन तो सबसे अधिक घर पर ही था, बाल बच्चों में ही था। मेरे लिए दूसरा कोई मनोरंजन था ही नहीं। खाना भी खाने बैठता हूँ तो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ साहबी ठाट-बाट और साहब बनने से मेरी तबीयत घबराती है। वहाँ होता, ज्ञानू आया था, उसको खिलाता, अब तो वह खूब साफ बोलता होगा। अच्छा, बन्नू और धन्नू का क्या हाल है? बेटी तो अच्छी है ना? इन सबों को मेरी तरफ से प्यार कर लेना, ये सब तो खुश होंगे क्योंकि शादी है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि जो लोग घर-बार से अलग रहते होंगे वो कैसे रहते होंगे। मुझे तो यहाँ महीना 1.5 महीना याद करके मेरी नानी मरती हैं कि किस तरह ये दिन कटेंगे, क्या करूँ, किसी तरह से काटना है। तुम्हारे पास मैनेजर ने रुपए भेजे कि नहीं लिखना, और हाल-चाल बात को लिखना। तुम अपनी तबीयत का हाल लिखना। तीसरा पद 24 को, प्रिय रानी मैं खैरियत से हूँ, आशा है कि तुम सब लोगों के साथ खैरियत से होगी। अब तो 2 ही दिन में तुम्हारे यहाँ शादी होगी। हाँ, दूसरी शादी जो तुम्हारे यहाँ होने वाली थी उसमें तो शायद अभी देर है। आज मैंने मकान भी लिया, शायद मैं कल अपने मकान में आ जाऊँगा। 50 रुपए महीने का मकान लिया, एक नौकर 12 और खुराक पर रखा है। वो सब काम कर लेता है। मेरा ख्याल है कि पहली जनवरी को तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम्हारे यहाँ तो काफ़ी चहल-पहल होगी, और बन्नू तो फेल हो गया।
खैर कोई अफ़सोस की बात नहीं है, फ़ेल पास तो लगा ही रहता है, फिर भी अपने बच्चों का फ़ेल होना अच्छा नहीं मालूम होता। रंजीदा होती है, गलती उसी की है। ये एक पत्र उसके लिए भी लिख रहा हूँ, उसे दे देना, अच्छा बनना और बेटी आदि को प्यार करना। मैंने उस पत्र में पूछा था कि ज्ञानू बोलता है या नहीं, तुमने कुछ लिखा नहीं। अब की लिखना, अपनी बहन जी और लोगों को मेरा सलाम करना। फिर आगे वो 34 को लिखते हैं, मैं खैरियत से हूँ, आशा करता हूँ तुम भी खैरियत से हो। उम्मीद है कि मैं 14 जुलाई को तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। बेटी को अभी विदा ना करना, मैं उसको अपने साथ लेते हुए आऊँगा। बच्चों को पढ़ने के लिए मेरे ख्याल से प्रयाग में अच्छा रहेगा। बच्चों का नाम लिखा देंगे, वहाँ दोनों आराम से पढ़ेंगे। तुमको और बेटी को यहाँ ले आऊँगा। बच्चों के नाम यहाँ लिखाने से मैं यहाँ बच जाऊँगा और मैं कहीं बदना नहीं चाहता। अभी मैं यहाँ रहने का निश्चय नहीं कर सका हूँ, इसलिए यहाँ लड़कों का नाम लिखाना ठीक नहीं है। उनका वहीं रहना ठीक है। बात को उनकी पढ़ाई में गड़बड़ी हो जाने का डर है। तुम अपने खत में ये लिखोगी कि मैं खुद रहकर बच्चों को यहीं पढ़ाऊँ। उसके लिए मैं ये लिखता हूँ कि बच्चों को सबसे ज़्यादा रुपयों की ख्वाहिश होती है, वो भी मैं उनको 100 रुपए महीने देता रहूँगा। वो आराम से वहाँ पे रहेंगे। उनकी ज़रूरत ना मेरी है ना तुम्हारी। अब इसके जवाब में तुम लिखोगी कि तुम्हें मुझे क्यों चाहते हो। अब उसके उत्तर में मैं लिखता हूँ कि मैं खुद ही नहीं जानता कि तुम्हें क्यों चाहता हूँ, मगर चाहता हूँ ये जानता हूँ। बल्कि ये कहता हूँ कि उपासक हो, तुम्हारे बिना मुझे मतलब अकेले रहना दूभर हो रहा है। तुम दोनों बच्चों को इलाहाबाद में 9 तारीख को नाम लिखा दो और हाल बात को लिखा दो। फिर ये 14 जुलाई को लिखते हैं, प्रिय रानी प्यार, मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ तुम लोग भी सब अच्छे होंगे। बच्चों का नाम कायस पाठशाला में लिखवा दिया, ये ठीक है। उनका बोर्डिंग हाउस का भी तो इंतजाम हो गया। धुनू का पत्र आया था, तुमने जो रुपए उसको दिए थे कम पड़ गए। आज मैंने 100 उसको भेजे हैं। मैं शायद 20 तक आऊँ और तुम लोगों को लेने आऊँगा। उस समय तक तुम तैयार है ना? बेटी और बिन्नू तो शायद तुम्हारे ही पास होंगे। इन लोगों को मेरा प्यार करना। अब और बातें तब आऊँगा, तब बताऊँगा। ये पत्र जब तक तुम्हारे पास पहुँचेगा तब तक मैं शायद तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। अब 24 जुलाई को काशी आए। पानी खूब जोरों से बरस रहा था। सुबह 4 बजे की ट्रेन से उतरे, बुरी तरह भीगे। मैंने नमस्कार करके पूछा, अच्छा आप इस बुरी तरह भीग गए कैसे? आप हंसकर बोले, तुम समझती थी कि तुम जो कोठे पर सो रही थी, सो हर जगह कोठे ही बने हुए हैं। मैं स्टेशन से घर तक आने में भीगा हूँ। और पानी कैसा तेज है, कई बार तुमको आवाज़ देने पर तो तुम सुन पाई हो। मैं बोली, अच्छा तो आप कपड़े बदल डालिए, कहीं जुकाम ना हो जाए। मैं खुद ही उनका हॉल डॉल खुल ली। मैं निकाल लेता हूँ, तुमसे नहीं खुलेगा। क्यों परेशान होती? कपड़े बदले, कुछ दुबले हो गए थे। तबीयत कैसी है? अच्छी है। अच्छा तो हूँ, तुम कहो तुम्हारे यहाँ क्या हाल चाल है? ये लड़कों का नाम तो लिखा ही चुकी हूँ, जो तुमको मालूम ही है। बेटी मैं और ज्ञानू यहाँ है। आप कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हैं? 4-5 दिन की लेकर आए हूँ। आपको बम्बई कैसा लगा? बम्बई कैसा लगा? अच्छा अच्छा, वो कंपनी वाले कैसे हैं? कैसे बताऊँ? फिल्म संसार ही दूसरा है। वही तो साहब ही साहब। मेरे साथ तो उन लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। मैंने मकान भी ले लिया है, जो तुमको लिया था, यानी तुमको लेके जो चलना है। कुछ अच्छा मालूम है? जैसे बनारस में था, घर में प्रेस जाता था और घर में बैठकर काम करता था, उसी तरह स्टूडियो जाता हूँ और घर पर बैठकर काम करता हूँ। बल्कि यहाँ तक तो ये भी साथ है और ठीक भी है। जी नहीं घबराता था, वहाँ रात दिन काम ही काम रहता था। बम्बई तो उन लोगों के लिए ज़्यादा दिलचस्प हो सकता है जो शहर तमाशा के लिए जाए, मतलब घूमने के लिए। मेरे लिए जैसे मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, स्टूडियो जाना और फिर बैठकर काम करना, मेरी तबीयत तो वहाँ घबराती। मैं बोली, बच्चों का नाम लिखाने के लिए आपने ठीक ही नहीं किया। कैसे ठीक करता? बच्चों का नाम लिखाने में मैं वहाँ पे बंध जाता और ना बदता तो लड़कों की पढ़ाई चौपट होती। अब बच्चे यहीं पढ़ते, हम तुम वहाँ रहेंगे। जब हमारी इच्छा होगी छोड़ छाड़ के चले आएंगे। वहाँ से आने में कोई झंझट नहीं होगी। दूसरे दिन इलाहाबाद से दोनों बच्चे भी आ गए और काफ़ी चहल पहल हो गई। मगर वहाँ चहल पहल अस्थाई नहीं थी। बच्चों के दिल में ये ख्याल था कि अम्मा और बाबूजी दोनों चले जाएंगे। हम लोगों के दिल में कोई खुशी न थी, क्योंकि हमको चिंता थी या बच्चे छूट जाएंगे। आपने घर में चारों तरफ देखना शुरू किया। बोले, अच्छा भूकंप में तुम्हारे घर का भी काफ़ी नुकसान हुआ? मैं बोली, 15 दिन से तो वही हाल है, तब जाकर मरम्मत हो पाई। आप बोले, बहुत से लोगों के मकान गिर गए, तुम्हारा फट ही गया, तो क्या नुकसान हुआ? मैं बोली, तो मैं कुछ कहती थोड़ी हूँ, खैर जो हुआ सब अच्छा ही है। उसके तीसरे दिन हम लोग मुंबई जाने के लिए तैयार हुए। साथ में दोनों लड़के थे और बेटी ज्ञानू, हम दोनों थे। जब इलाहाबाद के स्टेशन पर पहुंचे, मैंने खाना खोला और सोचा कि बच्चों को कुछ खाना खिला दूं। जैसे ही दोनों बच्चों को खाना खिलाने के लिए निकाला, वैसे ही गाड़ी ने सीटी दी। मैंने खाना समेट करके एक रुमाल में बांध दिया। छोटे बच्चे बने, उसका बेटे, इसको अपने साथ में लेते जाओ। बोर्डिंग हाउस में पहुंचकर दोनों भाई खा लेना, क्योंकि रात के 10 बजे वहाँ खाना थोड़ी ही मिलेगा और पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएंगे। बनु हाथ का खाना उठाकर पैर छूते समय रो उठा, क्योंकि वह 13 साल का बच्चा था। पहली बार तो हम लोगों से जुदा हो रहा था और सबसे छोटा बच्चा, रोना तो मुझे भी आता, मगर अपनी तबीयत खड़ा किए हुए बैठी। बच्चों के सामने कैसे रहूँ, ये सब परेशान हो जाएंगे। खैर बन्नू तो हम तीनों के पैर छूता हुआ रोता हुआ गाड़ी से उतर गया।
आपने उसको समझाया, देखो रोना मत, आराम से दोनों भाई रहना, दोनों भाई साथ-साथ पत्र लिखना और फिर अब तुम दशहरे पे आना, आराम से रहना। खैर बन्नू तो गाड़ी से उतर गया मगर धुन्नू खिड़की छोड़ता ही नहीं था। आप बोले कि खिड़की छोड़ दो, जाओ तुम रो क्यों रहे हो? तभी तीसरी बार गाड़ी ने फिर सीटी दी। आप बोले भाई गाड़ी छोड़ दे, क्यों देर कर रहा है? धुन्नू ने नीचे से ही सलाम किया और चला गया। मैं बोली पानी तो रखा ही है, आप खाना खा लीजिए। मेरे खाने की तबीयत नहीं है। ज्ञानू सो गया है क्या? कहीं तो नहीं सो गया, मेरी गोदी में बैठा तो है। कहने लगे कि इसको मुझे दे दो। उसको गोदी में ले लिया। ऐसा मालूम होता कि दोनों बच्चों की कमी उस बच्चे से पूरा करना चाहते हो। उसको रास्ते भर अपने ही पास रहने दिया। चाय और दूध लेकर बीच-बीच में उसको पिलाते रहे। क्योंकि एक ही डिब्बे में हम सब लोग बैठे थे। बेटी शर्माती थी, बच्चों को बराबर अपने ही पास रखा था। घर पर नहीं पहुँच पाए और वो भी मैं या बेटी उसे ले लेती कि रोता। हम लोगों ने बनारस में खाना खाए दूसरे दिन 2 बजे इटारसी में खाना खाया। तीसरे दिन सुबह दादर पहुंचे मगर इस 3 दिन के सफ़र में कोई खुश नहीं था और खुश कैसे हो सकता? ये तो वही लोग अनुमान कर सकते हैं जिन्हें पहली बार 4-6 महीने के लिए अपने बच्चों से दूर होना पड़े। मैं थी माँ, वे थे पिता और वो बड़ी बहन थी। हम 3 आदमी एक जगह जा रहे थे। वो दोनों बच्चे अलग अलग पड़े, एक भी साथ ना, न माँ न बाप। ऐसी हालत में हम लोगों को दुखी होना लाज़मी था। जब हम अपने घर दादर में 4 बजे सुबह पहुँचे, पानी उस समय भी तेज़ी से बरस रहा। पानी से बचने के लिए विक्टोरिया की चारों तरफ से बंद कर लिया, इसलिए उस समय मैंने कुछ देखा ना था। हम कहाँ जा रहे हैं? 1935 दोनों लड़के पढ़ने के लिए प्रयाग जा रहे थे। मैं और मेरी जेठानी तथा आप लड़कों को पहुंचाने बाहर निकले। बन्नू जाते समय दुखी होकर नमस्कार करने लगा। धनु अपने धीरे से गाड़ी पर बैठकर चलने के लिए तैयार हो गया। जब वह चला गया तो बोले, धनु बड़ा बदतमीज है ना, किसी की इज्जत ही नहीं करता न मुँह। मैंने कहा, क्या? तुमने देखा नहीं, हम तीनों को नमस्कार तक नहीं किया, जैसे कोई नाता ही नहीं हम लोगों से। मैं बोली, कॉलेज में पढ़ रहा है ना? नहीं जी, अंग्रेजी में ये बात नहीं है। तुम गलती कर रही हो। आज कोई अंग्रेज लड़का अपने माँ बाप को छोड़ता होता तो इस तरह थोड़ी ही चला जाता। वो सबको बारी बारी से प्यार करता। उनके यहाँ माँ बाप का चुम्बन करना बहुत अच्छा समझा जाता। हम लोग उन्हें जैसे हृदयहीन समझते, वस्तुतः वे लोग ऐसे होते नहीं है। हाँ, नालायकों की कमी वहाँ भी नहीं होगी। मैं बोली, आखिर लड़का ही तो है। जाने देने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे बुरा लगता है कि आदमी अपनी ड्यूटी से क्यों अलग होता है। मैं थोड़ी ही कहता हूँ कि इसे कुछ हो गया। हाँ, इतना जरूर हुआ, हमारे अंदर का प्यार उसने ठुकरा दिया। नुकसान क्या हुआ? प्रत्यक्षतः शायद नुकसान ना हुआ पर स्नेह पर धक्का तो लगा। खैर सबसे ज़्यादा भाग्यवान आदमी वो है जिसे सब कोई प्यार करे। प्यार के आगे दुनिया की सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती है। मैं बोली, खुद समझ आ जाएगी। अरे ठीक तो हो ही जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ प्रेम के बदले में प्रेम मिलना चाहिए। अगर लड़के अपने से बड़ों का पैर छूते हैं तो उस समय बड़ों की शुभकामनाएं उन्हें मिलती है। वही शुभकामनाएं आदमी को आदमी बनाता है। मैं बोली, तो क्या ये लोग जानवर हैं क्या? अरे जानवर नहीं है, फिर भी जब इनका दिल इन भावनाओं में खाली है तो जानवर ही समझो। अरे जाने दीजिए, सो तो हुई, यूँ ही कह दीजिए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उस कलाकार की दृष्टि कितनी सूक्ष्म थी। जो आदमी सब विषयों का ज्ञान रखता हो और सब पर दृष्टि रखता हो, उसके विषय में एक तरफा डिग्री नहीं दी जा सकती। जितनी बातें हुई सब देखने में मामूली, पर इनमें सूक्ष्म दृष्टि देखने पर बड़ा तत्व दिखता है। अपने घर पर पहुंचने के बाद 11 बजे खाना खाकर आप स्टूडियो जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, वैसे ही पड़ोस के एक गुजराती सज्जन जिनकी बूढ़ी माँ थी बोले, बाबूजी सबको लेवाला है? हाँ, लेवाला आया। सब था ही कौन, हमारी लड़की आई हैं और वह आई हैं, बच्चों को इलाहाबाद पढ़ने के लिए छोड़ा है। आइए आइए हमारे घर पर। अब हम तो दफ्तर जा रहे हैं। मुझसे बोले, देखो जी, ये माँ जी तुम्हारी बहुत याद किया करती है। मैंने उनको बुलाया और आप दफ्तर चले गए। हमने उनसे बहुत देर तक बातें होती रही। शाम को जब वो 4 बजे स्टूडियो से लेते रहे तो देखते हैं भीगे भीगे साथ में 2 चारपाई लेवाला है, ला साथ में ले आ रहे हैं। मैं बोली, आप फिर से भीगते हुए आ रहे हैं और कौन ऐसी चारपाई की जल्दी थी? आप हंसकर बोले, ये क्यों नहीं पूछती कि तुम्हारा छाता क्या हुआ? वाकई में छाता कहाँ गया? मुझे जल्दी की, चारपाई भी साथ में लेता चलो। इसमें जल्दी में छाता दफ्तर में ही भूल गया। मैं बोली, ऐसी जल्दी क्या थी कि पानी बरस रहा और आदमी छतरी भूल आए? ये तो कोई तुक नहीं है। आप हंसकर बोले, तुक क्यों नहीं है? 2 महीने अकेले बम्बई में रहते रहते जी उदास घबरा गए थे। उसके घर में अगर बीवी बच्चे आ जाएंगे तो उसको खुशी नहीं होगी। उसी खुशी में भूल गए। और घर बार का इंतजाम भी तो करना था। चारपाई आप लोगों के लिए ही तो ले आने गया था। ये तो अच्छी खुशी है कि तावान के ऊपर तावान पड़े, फिर भी कहें खुशी है। तुम तावान पर तावान कहती हो। शादियों में हजारों के आरे नारे करते रहते हैं, आतिशबाजी और रंग रंग में, जिसमें उनको मिलता क्या है? एक बीवी। फिर आज मेरे घर में तो तुम हो, बेटी हो, ज्ञान हो, तुम 3 आदमी हो, तब भी ना खुश हो। इसकी सानिया है कि मैं ऐसा बदकिस्मत हूँ, मुझे किसी बात में खुशी ना हो। मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे जो खुशी ईश्वर देता है मैं उसमें खुश हूँ। मैं बोली, तभी तो एक मजे के मसला ये है कि फूले फूले दुल्हा फिरत है, वो तमार ब्याह हो। आओ बेड़ी बेदक, ढोल बजाओ बजाओ। ये मसला आप पर लागू हो सकता है। आप बोले, मुझे पर क्यों लागू हो सकता है?
100 में 99 ऐसे हैं, तुम्हारे यहाँ के ऋषि मुनि भी ऐसे ही हृदयहीन नहीं होंगे जो इसको बेड़ी समझते थे। फिर भी मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, मैं तो खुश हूँगा ही। और रोज जब आता था लगता था जैसे घर में मुहर्रम है। आज घर में काफी चहल पहल है। आप कपड़े भी बदल नहीं पाए थे और ज्ञानू बाबूजी बाबूजी कहकर पाँव पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आप किसी तरह कमरे में धोती बांधते हुए बोले, अरे बदमाश, धोती तो बदल लेने दो। और उसको गोद में उठा लिए। तब तक बेटी ने भीतर से नाश्ता ले आकर मेज पर रख दिया। खुद भी खाते खाते और थोड़ा थोड़ा बच्चे के मुंह में खिलाते, वो भी मुझे। मगर मेरी तबीयत कोई 15 दिन तक खोई खोई सी रही। तबीयत लगती भी नहीं थी। इसके बाद जब आप खाना खा रहे थे, स्टूडियो से कई मित्र मिलने आए, अपनी स्त्रियों के साथ थे। आप खाना खा रहे थे, नौकर खाना बना रहा था, ज्ञानू भी उनके साथ में बैठा हुआ था। पास ही में मैं भी बैठी थी, कुछ गपशप हो रही थी। वो लोग आए और सीधे चौके में चले आए और बड़ी जोर से सब हंसकर बोले, अच्छा आप इस तरह खाना खिलाती हैं, तभी तो आपके गैर हाजिरी में आप भर पेट खाना नहीं बना पाते थे, तभी तो हम लोग इनसे कहते थे कि आखिर ये कैसे खाना खिलाती हैं। मैं बोली, कुछ नहीं जी, आप हमेशा बच्चों के साथ रहे हैं, इसके वास्ते आपको बगैर बच्चों के अच्छा नहीं लगता। ज्ञानू पास बैठा था, वे बोले, यह आपका छोटा बच्चा है। आप बोले, मेरी लड़की का लड़का है। वो लड़की का लड़का नहीं समझ पाए। तब आप अंग्रेजी में बोले, गर्ल्स सन। अब आप खाना खा चुके थे, सबको लेकर अपने मर्दानी कमरे में गए। कुछ देर तक इसी तरह गपशप होती रही। वो लोग बातें करते थे, मुझे झेप मालूम होती थी। जब वो लोग चले गए और आप रह गए, मैं बोली, आप भी खूब है, इन लोगों से ऐसी बातें आप क्यों करते हैं। वो कह रहे थे और मुझे झेप मालूम हो रही थी। आप बोले, इसमें झेप लगने की क्या बात है, ये लोग तो साहब हैं, इन लोगों को क्या मालूम है कि घर गृहस्थ आदमी कैसे रहते हैं। अरे नौकर ने बना दिया और साहब लोगों को दे आए, लोगों ने खा लिया। इन लोगों को क्या मालूम कि जब घर की स्त्रियाँ खाना पकाती है और अपने हाथों से परोस कर खिलाती है, उसमें कितना प्यार रहता है और उस खाने में कितना जायका होता है। इन लोगों के जीवन में तो जितने काम होते हैं वो सब हवा पर ही होते हैं और इसी जीवन में ये खुश भी रहते हैं और साहबियत के पीछे तो जैसे जी जान से पड़ गए हैं और भारत की सभ्यता से जैसे कोसों दूर भागते हैं। मैं बोली, तो वह भी आपको जाहिल या गंवार ही तो समझते होंगे। वो कुछ भी समझे, मगर वो इंसानियत से तो बहुत दूर है ना। और मैं तो ये कहता हूँ कि घर की रूखी रोटियों में ही जो लिज्जत है वो कितना ही होटल में हो, वो तो है नहीं। कुछ भी हो, मेरी हँसी उड़वाते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। घर की बात घर तक ही रहनी चाहिए। घर तक ही रहने में हमारे इस आनंद के लोग कभी ख्वाब में भी नहीं पा सकते। और इन लोगों में क्या है, स्त्री पुरुष या घर के और आदमी जैसे कि भाड़े के टट्टू अपने अपने काम से आए, खाना खाए, खाकर चल दिए। इसको बोर्डिंग हाउस या हॉस्टल कुछ भी कह सकती हो। अगर इन लोगों में कोई सुखदायी चीज़ है तो वो है रुपया। इनके पास प्रेम और मोहब्बत के भी कोई स्थान ही नहीं है। जैसे सबके सब रहने की खुशी नहीं, जुदाई का कोई रंज नहीं। दशहरे की तातील में लड़कों को जबलपुर से तार आया, हम लोग आ रहे हैं। तार में दादर स्टेशन लिख दिया था। रात ही को तार मिला। आप मुझसे बोले, सुबह स्टेशन जाना, सुबह की ट्रेन से दुन्नू बन्नू आ रहे हैं। मैं बोली, सुबह? हाँ। गाड़ी से उतार गाड़ी से गाड़ी पर से तार दिया है। आप सुबह हाथ मुंह धोकर तैयार हुए थे। मैं जैसे ही नहाकर बाथरूम से निकली वैसे ही बेटी बोली, अम्मा, सूबेदार भैया मर गए। मुझे मालूम था कि वो सुबह बच्चों को लेने स्टेशन जा रहे हैं। उनके पास पैसे रखते हुए मैं नीचे उतर आई। वो देने की कि उनको काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और सब रो ही रहे थे। मेज और पैसे इसी तरह छोड़कर पाप भी नीचे नीचे उतर आए। कोई एक आध जो थे उसके बाद स्टेशन गए, वहाँ बच्चों को गाड़ी पहले ही आ चुकी थी। आप लौट आए, मालूम हुआ कि बच्चे नहीं आए। मगर परेशान थे कि गाड़ी पर से तार दिया, आखिर बच्चे गए कहाँ। उन्हें परेशानी में नौकर से कहा, जरा तुम जाकर देखो कहीं स्टूडियो तो नहीं चले गए। नौकर गया स्टूडियो में, मालूम हुआ कि श्रीपत राय दादर के स्टेशन पर नौकर से बच्चों की हुलिया बता दी थी। नौकर गया और सबको साथ लिवा कर आया। तब जाकर आप नहाए और खाना खाए। मुझसे बोले, मेरी तबीयत बहुत परेशान थी कि आखिर बच्चे गाड़ी से कहाँ गए। 4-5 दिन के बाद हमारे दामाद का तार आया कि वो भी आ रहे हैं। शाम को दोनों से बोले, भाई तुम जाना, सुबह जाकर अपने जीजे को लिवा लाना। मैं तो तुम लोगों को लेने गया, तुम लोग मिले ही नहीं। अब तुम ही लोग जाके उनको लिवा लाना। मैं बोली, नया शहर है, कहीं ये भी ना खो जाए तो, कहीं 2 जनों को ना ढूंढना पड़े। आप बोले, नहीं, धुन्नू इतना बेवकूफ़ नहीं है। वाकई जब धुन्नू लेने गया वो भी नहीं मिले, वो भी सीधे स्टूडियो गए। आपने जब धुन्नू को देखा तो बोले, अच्छा तुमने भी वही किया जो मैंने किया। ये बातें हो ही रही थी किसी बीच। आप बोले, चलो भाई छज्जे पर खड़े हो, शायद आते होंगे तो देख लेंगे। खैर इत्तेफाक से जिसके लिए वो लोग खड़े हुए थे उसको देख लिया। धुन्नू को नीचे दौड़ाया और आपने ऊपर से आवाज़ दिया, आओ यही मकान है। जब ऊपर वहाँ पे आ गए तब बोले, ना मालूम तुम लोग कैसे आते हो। उस दिन धुन्नू बन्नू को लेने में गया तब वो लोग नहीं मिले, आज वो लोग तुमको लेने गए, तुम नहीं मिले। मैं तो गाड़ी से उतरने के बाद स्टेशन के बाहर कुछ देर तक खड़ा था।
उसके बाद मैं स्टूडियो चला गया। स्टूडियो के आदमी मोहल्ले जानते तो, मगर मकान उनको भी नहीं मालूम था। एक दफ़े से इसी दरवाजे पर से निकल गया हूँ, दोबारा फिर लौटा हूँ। वो तो इत्तेफाक था, आपने देख लिया। आप बोले, राम राम, व्यर्थ की परेशानी तुम लोगों को हुई। मैं बोली, इन लोगों की परेशानी थी तो आप कौन नहीं परेशान हुए? ये तो दादर का स्टेशन भी लखनऊ की भूल भुलैया हो गई है कि जो ही आता है उसमें भूल जाता है। 3 रोज़ तक बच्चों के साथ रहे। उसके बाद दोनों बच्चे इलाहाबाद चले आए। कांग्रेस होने वाली थी। पहले दिन हम लोग चारों आदमी देखने गए। आपके पास टिकट पहले ही से ही खरीदा हुआ था, हम लोगों के लिए टिकट लाने थे। मुझसे बोले, मुझे रुपए दो, मैं तीनों आदमी के लिए 3 टिकट और ले लूँ। मैंने उनको रुपए दिए। वासुदेव प्रसाद उनके हाथ से रुपए लेकर खुद टिकट लाए। पहले दिन तो हम लोग जनाने में गए और उसी के पास ही आपकी भी जगह थी। वासुदेव प्रसाद बाहर की तरफ थे। खैर, उस दिन तो हम साथ साथ रात के 12 बजे लौटे। चारों आदमी रात को घर आए। दूसरे दिन मैं, बेटी, वासुदेव एक जगह बैठे, आप अंदर थे। उस दिन जब महात्मा जी का भाषण पढ़ा जा रहा था, कुछ लाउड स्पीकर में खराबी हो गई थी। उसी समय भगदड़ मच गई। आदमी कूद कूद कर भागे बढ़ने लगे। उसी समय मैं, बेटी बीच में बैठी थी, साथ में ज्ञानू भी था। जब भगदड़ मची तब मैं उठकर खड़ी हुई। 2 आदमी अधेड़ उम्र के मुझसे बोले, माता जी आप बैठ जाइए। घर दोनों आदमी मेरी और बेटी की तरफ मुझे झुक गए। मेरे ख्याल में सैकड़ों जूते उन शरीफों की पीठ पे पड़े होंगे। मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकी और जैसे ही भीड़ रुकी वैसे ही वो गायब। उसी समय मैं, बेटी घर चली आई। जब आप करीब 12 बजे लौटे तो बोले, अच्छा तुम पहले ही कैसे चली आई? मैंने उनको सब किस्सा बतलाया और बोली, आज खैरियत हुई कि हम लोग घर चले आए, नहीं आज बुरी तरह हम लोग भी जख्मी गए हो गए थे, इसमें एक आध मर ही गए होंगे। तब आप बोले, यहाँ के लोग ऐसे जाहिल हैं कि जब तक ये धक्कम धक्कम ना करे तब तक उनको तरकीन ही नहीं होता। जरा भी ख्याल नहीं इससे क्या फ़ायदा और नुकसान होगा, इसका भी तो ख्याल नहीं कि मैं तो सुनता हूँ कि अन्य मुल्क में टिकट घर में एक एक आदमी नंबरवार लेने जाता है। अगर वहाँ पर लोग इस तरह की बेहूदगी करें तो शायद वहाँ जेलों की हवा लगे, मगर यहाँ इनसे पूछने वाला भी तो कोई नहीं है। मैं बोली, मुझे ऐसा मालूम होता था कि कॉलेज के लौंडे थे। अब बोले, हाँ हाँ, यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी भी इसी तरह गंवारपन कर बैठता है और खैर जिम्मेदार हो जाता है, जैसे कि कोई एक जाहिल और गंवार। मैं बोली, तो आखिर ये ऊंची ऊंची डिग्रियाँ लेकर होता ही क्या है? आप बोले, वो ऊंची डिग्रियाँ थोड़ी होती हैं, वो तो गुलामी की एक तरह का तौक है। ये लोग अपने अफसरों के आगे तो भेड़ बन जाते हैं और वहाँ जैसा चाहे इनको नचा सकते हैं, मगर बाकी जगहों में तो ये शेर बन जाते हैं। और जो कोई पूछे कि कोई भक्ति भाव भी इनमें है तो शायद नहीं कहने के सिवा और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर स्त्रियाँ और बच्चे बैठे हैं फिर भी उन्होंने वहाँ पर भगदड़ मचाई। ये तो उसी तरह हुआ ना जैसे कांग्रेस आंदोलन के ज़माने में पुलिस वाले भीड़ पर घोड़े दौड़ा देते थे, मगर तब तो सरकार हमको कुचलना चाहती थी, तब वह ऐसा करती। मगर अब ये लोग महात्मा जी का भाषण सुनने के लिए स्त्रियों और बच्चों को कुचल रहे हैं, तो अब इनको क्या कहोगी? और फिर वे भी हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए जूते खाए। अब कौन जाने कितने अच्छे कौन सच्चे। इस तरह की हालात देखकर तो यही कहना पड़ता है कि तुम्हारे यहाँ का समाज दो रास्तों से जा रहा है, एक तो है जो कुचलने वाला, दूसरा वो जो कुचले जाते हैं। मैं बोली, इस तरह की रफ्तार तो हमेशा थी, हमेशा रहेगी। कल हमारे साथ चलना और हमारे ही पास बैठना। नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि कल की हालत देखकर मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। ज्ञानू को लगा होता तो मुफ्त में तुम्हारा 20 रुपए का टिकट खराब हुआ। साहब, अभी तो 20 रुपए का टिकट ही खराब होगा, कल कहीं चोट खाई होती तो ना मालूम कितनी क्या हालत होती। आप बोले, अच्छा अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ना चलो, मगर मेरे पास बैठने में तो कोई भी दिक्कत तो नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूँ कि महात्मा जी को मालूम हो कि उनके भाषण सुनने के लिए पंडाल में इतनी बेहूदगी होती, तो मैं समझता हूँ कि शायद उनको सारा दिन का अनशन करना ही पड़े। मैं बोली, उन बेचारों के हाथ में इसके सिवा है ही कौन? वो सब कुछ करते रहते हैं मगर वह चलने भी पाए। मेरा तो ख्याल यही है कि ऐसा महात्मा किसी दूसरे मुल्क में हुआ होता तो लोग हमारे यहाँ के लोगों से कहीं आगे होते। अगर मुल्क बना बनाया हो तो उसमें बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। ऐसी हालात में तो कोई ना कोई महात्मा यहाँ हमेशा से हुआ है। उसी तरह जैसे राम, कृष्ण, मोहम्मद, कोई ना कोई हमेशा ही हुआ जो लोगों का उद्धार किया। तो कौन महात्मा से ही लोग नहीं लड़ते और सुनते। कोई ज़माना था जब लोगों ने ईसा की हथेलियों में खपचे ठुकवाई थी। मोहम्मद साहब को पाने के लिए परेशानी उठानी पड़ी। राम और कृष्ण को भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। युद्ध के लिए भी काफ़ी दुश्मनी हुई और आखिर गांधी की विजय हुई। होगी तब भी होगी। आजकल तो मुसीबत है, सच पूछा जाए तो जीवन ही संघर्ष में है, और संघर्ष ही तो ना हो तो जीवन कैसा? कुछ भी हो, इस संघर्ष को देखकर मेरी तबीयत तो घबरा गई। संघर्ष से घबराती हो, और कभी कभी तुम्हारी इच्छा भी तो संघर्ष के लिए ही होती है ना। मैं तो संघर्ष को दूर से नमस्कार करती हूँ। तुम स्त्री हो ना, स्त्रियों में ये बातें ज़्यादा पाई जाती हैं। पुरुष संघर्ष से घबराता नहीं, तो यहाँ पे कहते हैं पुरुष जो है संघर्ष से घबराता नहीं। पुरुष क्यों घबराने लगे? वो तो स्वयं ही संघर्ष के लिए बीड़ा लेते हैं। अगर पुरुष संघर्ष से घबराए तो कायर है। वो सब तो शायद कांग्रेसी लोगों की कहने की बात है, बातें नहीं है, उनके दिल की तड़प है। उसके लिए
उनकी आत्मा हमेशा से ही तड़पती रहती है। अन्याय करने वाले को, चाहे वह अन्याय हमारे साथ करे चाहे दूसरे के, बलवान आदमी कभी देख नहीं सकता। इसी के लिए वो पैदा हुआ है कि वह अन्याय का अंत करे। बम्बई जाने के बाद 2 ही 3 महीने रहने पर मालूम हुआ कि जो कहानी उन्होंने तैयार की थी, हालांकि उसमें काफ़ी काट-छाँट हो गई थी, फिर भी सेंसर बोर्ड द्वारा रोक लगा दी गई। इसको देखने के बाद उनको ऐसा मालूम हुआ कि हाँ, मैं जिस काम से आया वो मेरा होता नज़र नहीं आ रहा है। मुझसे बोले, यहाँ जो कुछ है वह सिनेमा के मालिक लोगों के हाथ में, लेखक को तो कोई महत्व ही नहीं है, वो तो पैसा कमाना चाहते हैं। लेखक को तो उनसे पूछना ही चाहिए कि आखिर उनकी चीज़ों की उतनी काट-छाँट क्यों हो? तो इसको सुनता कौन है? अगर कोई सुनता नहीं है तो मैं समझती हूँ कि अच्छे लेखकों को ऐसे कामों को अपने हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। मैं भी 2-4 महीने और देखता हूँ। आपको उन लोगों से कहना चाहिए। वो कहेंगे कि आप जा सकते हैं, मगर हम आपके पीछे लाखों की तादाद में रुपए थोड़ी ही बर्बाद कर सकते हैं। फिर जिस दिन हमको जाना होगा उस दिन जवाब देकर जा सकते हैं। ये कहना सुनना कुछ भी नहीं होता। इसलिए तो मैं बनारस में पहले ही मना कर रही थी। वो आप मुझसे कहते थे वहाँ पर अच्छी-अच्छी फ़िल्म दिखलाऊँगा और फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें होंगी। उसके पूछे कहाँ आप यहाँ पे चले हैं? उन्हीं दिनों उनकी कुछ-कुछ तबीयत भी ख़राब रहने लगी, कभी बुखार, कभी ज़ुकाम। तो मैं बोली, "तो ख़त्म कीजिए, चलिए अपने घर।" इकट्ठा भागा भी तो नहीं जा सकता। उस दिन जो एक गुजराती महाशय फ़िल्म दिखलाने को ले गए थे, कितना गंदा था, जबकि तुम्हें उन्हीं महाशय पर खुद बिगड़ उठी थी और तब से फ़िल्म देखने का नाम भी नहीं लेती हूँ। मैं सोचता हूँ कि शायद मैं फ़िल्म संसार का कुछ उद्धार कर सकूँ, तो वही बेहतर होगा और मेरे भाग जाने से कुछ तो वैसे भी नहीं होगा। सुधार भी नहीं होगा और फ़िल्म मालिकों का कोई नुकसान भी नहीं। हो मेरा नुकसान होगी, मैं जो सुधार करना चाहता हूँ, उसका भी नहीं कर पाऊँ। मैं बोली, तो आपका तबीयत भी तो ठीक नहीं है, मुझे तो डर लगता है कि कहीं तबीयत ख़राब हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं, ये सब तो लगा ही रहता है। आजकल तो देखती हो कि मैं घूमने भी जाने लगा हूँ। मैं बोली, घूमना तो आपका बनारस में भी होता था, वहाँ भी आप 5 बजे उठकर घूमते ही थे, यहाँ तो आपका हमेशा से ही है। 5 बजे उठकर कम से कम 10-5 मील तो आप घूम ही लेते थे, वो यहाँ भी है। मगर यहाँ 10-5 मील घूम कर हर जगह आराम से रहते, तो वो चीज़ तो नहीं है। ये सब ठीक हो जाएगा। उन्हीं दिनों हमारे घर में एक नौकर था जो मेरे जाने के पहले से ही रखा हुआ था। वो सब काम के लिए रखा गया था। वो अक्सर रोटी बनाने के समय गायब हो जाता। 2-3 रोज़ बराबर वक़्त गायब हो चुका था। आप नहाकर जब भी आते रोटी में सेक कर खिलाती। एक रोज़ मैं बोली, न जाने ये नौकर कहाँ चला जाता है कि पता ही नहीं लगता। कहीं चला गया होगा। आज ही क्यों? आप 3 दिन से रोज़ देख रहे हैं और इसके पहले भी ऐसी ही हरकत कर चुका है। मैं आज इसको निकाल दूँगी। आप मेरे क्रोध को शांत करते हुए बोले, अच्छा, अब की जाने दो, मैं समझा दूँगा। अगर समझाना ही था तो कई बार तो कह चुके हैं, इससे लाभ क्या हुआ? अच्छा, अब की बार कह दूँगा। ख़ैर उस दफ़े मैंने उसे कुछ कहा नहीं और आपने उसको समझाया। 15-20 दिन वो ठीक से रहा, फिर वही हरकत किया। उस दफ़े मैंने दोबारा उसको चिताया। वो 2-3 दिन हमारे मकान के नीचे रहता रहा। वो बोला, वो कहीं अभी गया थोड़ी ही है। मैं बोली, तो आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? कुछ नहीं, गरीब आदमी है, भूखा मरता है। अगर बड़ी दया करनी है तो आप मुझे कुछ दे सकते हैं, मगर उसको नौकर नहीं रखूँगी। तुमने तो मुझसे पहले ही वादा कर लिया था, बस मैं बार-बार कुछ नहीं कहना चाहती थी। पड़ा रहने दो, जो दूसरा नौकर रखा तो उससे मैं खाना नहीं पकवाती, मैं खुद ही खाना पकाती। 15-20 दिन बाद खाना खाने के समय बोले, खैर जब से नौकर गया तब से साहब बनने से तो गला टूटा। अपना 2 आदमी रहते, अपना खाना बनाया, गपशप की। नहीं, साहब बनते-बनते मेरे नाक को दम आ गया था। मैं बोली, निकालते समय तो आप बहुत चिल्ला रहे थे। अरे! साहब बनते-बनते नाक में दम आ गया था ना। जिन लोगों के बीच में रहना होगा, उन्हीं की तरह खुद भी रहना पड़ता है, चाहे हम बनना चाहें या नहीं, मगर बनना ज़रूर हो जाता है। फिर यह ख़्याल भी था कि ये बेचारा कहाँ जाएगा, आखिर कई दिन से वो तुम्हारे ही दरवाज़े पर तो पड़ा था, तो उसके पीछे मैं क्या करूँ? आपको किसको-किसको आप देखेंगे? हाँ, चला तो गया बेचारा, आप बोले, तो जाने दीजिए। मुझे इस पर भी तो शर्म आती है कि कोई भले मानुष आ जाए, तो अपने दिल में तो कहीं ये सोचे कि अच्छे भले आदमी की एक रसोईदार भी नहीं रखता। तो इसमें क्या है? क्या खाना पकाना कोई जुर्म है? समाज के अंदर जिस समाज में रहते हो उसी समाज का बनकर रहना भी तो पड़ेगा। मैं बोली, आप ही तो कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं काम करते हैं और उनकी देखा देखी छोटे लोग भी करते हैं, हमेशा नौकर रहते हुए भी आप अपना काम स्वयं ही करते हैं। तब आप हंसने लगे। हाँ, तुम्हारे लिए जरूरी है। पुरुष खुद मजदूरी बन सकता है, मगर अपने घर में स्त्री को मजदूरी बनना पसंद नहीं करता। अब उधर चाहे कुछ हो, मगर पहले अंग्रेजों के यहाँ भी उनकी स्त्रियों को नौकरी नहीं करने देते थे। मैं बोली, मैं देखती हूँ कि यहाँ भी काफ़ी स्त्रियाँ नौकरी करने लगी हैं। नौकरियाँ करने लगी, मगर वो अच्छा नहीं है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? आप पुरुष और स्त्री दोनों नौकरी अगर करने लगेंगे, तब इसका मतलब यही हुआ कि रुपए तो ज़्यादा आ जाएंगे। उसी का तो ये फल है कि पुरुषों की बेकारी बढ़ रही है। अच्छा,
ये कहती हैं कि ठीक है, कुछ हो, स्त्रियों की कुछ कमाई अपनी भी तो रहेगी। ये कमाई का सवाल अभी थोड़े दिनों से उठा है, नहीं तो पहले स्त्रियों की कमाई एक पैसा नहीं होती थी और स्त्रियाँ काफ़ी दबदबे स्वर में रहती थी, घर में शासन करती, तब क्या वो कमाई नहीं थी? मैं बोली, अब तो अपनी कमाई का वैसा पुरुष अपने पास रखे रहते हैं। जब उन बेचारियों को ज़रूरत होती है तो उनसे माँगना पड़ता है। इच्छा हुई तो कभी वो दे दिया, कभी मना भी कर सकते हैं। ऐसे हालात में मुझे तो लगता है स्त्रियों को खुद ही कमाना चाहिए। आप बोले जब ऐसे पुरुष हो रहे हैं तो तुम्हारे देश के शुभ लक्षण नहीं है। शुभ हो चाहे अशुभ हो, देखना तो ये कि इस वक़्त ज़रूरत किसकी है। ज़रूरत तो इस वक़्त मालूम होती है कि मगर कभी वो ना भूल जाना चाहिए देश में कुछ ही स्त्री पुरुष हैं जो एक की कमाई पर दूसरा गुज़र करता है। छोटी जातियों में और काश्तकारों में देख लो, दोनों बराबर मेहनत करते हैं। बाकी स्त्रियाँ भी ज़्यादा काम करती हैं, कहीं पुरुष भी बदमाश है, वो अपनी स्त्रियों से पैसा भी छीन लेते और उन पर शासन भी करते हैं। अब सोचना ये कि कैसे दोनों को बराबर किया जाए और बदमाशों को कैसे ठीक किया जाए। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादातर स्त्रियाँ शिक्षित हों, उसके साथ-साथ स्त्रियों को अधिकार भी मिल जाए जो पुरुषों को मिले हुए हैं। जब तक सब स्त्रियाँ शिक्षित नहीं होंगी और सब कानून अधिकार उनको बराबर नहीं मिल जाएँगे, तब तक महज़ वो बराबर काम करने को नहीं समझ पाएँगी। मैं बोली आखिर वो काम कैसे चलेगा? ये सब धीरे-धीरे होगा, उस समाज के बिगड़ते-बिगड़ते बहुत दिन हो गया, उसी तरह इनको बनने में भी समय लगेगा। मैं बोली तो क्या स्त्रियों को इसी तरह रोना होगा? आप बोले सब मुल्कों में बदमाश ही बदमाश नहीं होंगे, ना ही सब। अब भी कुछ लोग अपने घर में स्त्रियों की पूजा करते हैं और मेरा तो ख़्याल है कि शायद मनुस्मृति जो पहले बनी थी और इसका कुछ उद्धार भी हो पाए। पहले तो सब ठीक था। अब कितने भाई-बहन को प्यार करते हैं और कितने बेटे हैं जो माँ को करते हैं और दूसरी ओर कितने पति स्त्रियों को। आप बोले तो उन्हीं के लिए तो ज़रूरत है कानूनी अधिकार पुरुषों के बराबर उनको मिले। शायद हम लोगों के मरने के बाद कुछ हो, उसके लिए फिर तो तुम लौटोगी, फिर भी तुम्हारी इच्छाएँ इसी में लगी रहेंगी। कब से आप पुनर्जन्म मानने लगे? मैं नहीं मानता, तुम तो मानती हो। जिस तरह तुम पुनर्जन्म मानती हो उसी तरह तुम्हारे साथ इच्छाएँ भी लगी रहेंगी। मैंने कहा आपने ये खूब अच्छा निकाला। हम लोग सन 38 में बम्बई थे और हम एक बार बम्बई जा रहे थे बनारस से। 2 दिन का सफ़र बेटी शर्म के मारे उनके सामने लेटी नहीं थी। 2 रात और 1 दिन अपने पास बाबूजी ही बिन्नू को रखे रहे। 2-2 घंटे पर उसे दूध पिलाते, मुझे भी वो पिलाने को ना कहते। जब बम्बई बेटी पहुँच गई तो बच्चे को ले सकी। 4 महीने के बाद वासुदेव आए और बेटी को लिवा लगे। इसके पहले वो मुझसे कहते बिन्नू क्यों जाएगा? हम दोनों को सोना भी तो बहुत लगेगा। वो लड़का इतना हिल-मिल गया था कि जब स्टूडियो जाते और उनके वहाँ से आने का करीब होता तो जाकर कुर्सी पर बैठ जाता और बाबूजी तो कह भी नहीं पाते, बाबूई करके रोने लगता। जब भी वो आते, गोद में लेता, कुछ देर उसे खिलाकर फिर बैठाते। फिर अपने ही साथ कुछ खिलाते-पिलाते। बेटी अपने घर से जब वो पहुँच गई तो बेटी अपने घर से राखी भेजती, जब वो ना होती तो मेरे हाथ से उसे बँधवाते। जब वो पास में होती तो राखी 1-2 दिन पहले ही लाकर उसे दे देते। जब 2 साल तक बच्चे इलाहाबाद में थे तो बेटी से कहते, "तुम पार्सल बना दो या खुद पार्सल बनाकर नाम पर भेज देना।" बेटी बम्बई थी, रक्षाबंधन होने के 15 दिन बाद बोली, "बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए?" बेटी बोली, "जो आप दें।" आपने कहा, "बेटी से कह दो, हीरा जड़ी हुई लौंग माँग ले।" मैं बोली, "बेटी सुन रही है।" बेटी बोली, "बाबूजी खुद दे रहे हैं, मैं क्या माँगूँ?" उसके जाने के समय आप बोले, "मैं आधे समय लेता आऊँगा।" जब बनारस आने लगे तो मुझे लेकर बाज़ार गए। वहाँ बेटी के लिए इन्होंने 7 चुनरी जो ख़ास चुन्नी बेटी की थी, वो 20 की थी और दोनों बेटों के लिए भी ऐसे ही उन्होंने 45-45 की घड़ियाँ ली, बेटी के लिए भी लिया, लौंग खरीदी और फिर मेरे पीछे पड़ी कि तुम भी खानों के लिए फूल ले लो। मैं बोली, "मुझे ज़रूरत नहीं, बड़ा अच्छा है ले लो, मेरे रुपए बैंक में हैं।" जब पहनती नहीं तो क्यों लूँ? किसी तरह मैंने अपना गला छुड़ाया और जो 7 चुनरियाँ ली थी उनमें 3 भेजियों के लिए दी, भांजियों के लिए। ये मैं बोली ये क्या होगी? देते समय कम हो जाएँगी, कुमारी वगैरह जान खा जाएँगी, बहुत सी लड़कियाँ भी तो हैं। काम छोड़ने के पहले एक महाशय ने उनसे दैनिक पत्र निकालने के लिए कहा। आप बोले क्या बुरा है दैनिक पत्र जो निकालने के लिए कह रहा है? 700 देने को कहता और 4 सरकारी संपादक देने कहते हैं। अगर तुम कहो तो मैं कर लूँ, मेरी इच्छा है, आखिर घर पर ही चलकर हंस और जागरण ही तो चलाना है। और नहीं तो घर से रुपए भी तो लगाने पड़ेंगे और ये पत्र का संपादन ही तो करना है, इस तरह वो भी दोनों पत्र चलते रहेंगे और यहाँ मैं काम भी करता रहूँगा। रुपए की जो दिक्कत पन्नों के लिए चलाने की थी वो दूर हो जाएगी। मैं बोली मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, तो इसमें क्या है? चलो हम दोनों आदमी वहाँ से चले। वहाँ देखभाल करके और महीने 2 महीने रहकर फिर चले आएँगे। मुझे बिल्कुल ही नहीं यहाँ पे रहना। तुम्हें यहाँ कोई ख़ास दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत क्यों नहीं है? तान पड़ी तेरा चूल्हे वाले मसला। बच्चे तो प्रयाग में पढ़े, हम दोनों यहाँ। तो घर में ही जाकर कौन-सा इत्मीनान हो जाएगा। अब के साल उन्नू तो इलाहाबाद जाना ही होगा और हम लोग बनारस रहेंगे। 2 जगह तो वैसे ही हो गया। मैं बोली वहाँ तो अपने समाज में
अपने संभाल में, क्योंकि इलाहाबाद और बनारस में कोई विशेष अंतर तो है नहीं। वहाँ कम से कम ये तो है कि कोई बीमार आराम पड़े तो एक दूसरे के पास पहुँच जाओ, यहाँ तो वो भी नहीं। 3 दिन का सफ़र करो तब जाके कहीं पहुँचो। आप बोले ये तो उसी तरह हुआ कि अपने घर में पड़े रहो, चाहे कुछ भी काम ना हो। मैं खींच कर बोली अगर नौकरी करनी है तो मजबूरी है, फिर जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए तो वो तो पूरा हुआ नहीं, फिर यहाँ क्यों पड़े हैं? आप बोले अगर कुछ नहीं होगा तो हंस और जाकर तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो क्या उनका कोई ठेका ले लिया है? चलते हैं तो कौन अशरफी दे देते, बंद होने पर कौन भूखों मर जाएंगे? आप बोले सिद्धांत भी कोई चीज़ होता और जो चीज़ आदमी अपने हाथों से बनाता उसे कुछ प्रेम भी तो होता है। जब तक आदमी हाथ पैर मार सकता है तब तक उसकी खराब होती स्थिति को तो देख नहीं सकता। जैसे बच्चों को तुम सोच करती हो, लड़के लड़कियों में कोई आशा नहीं करती हो, मगर चूंकि बच्चे हो जाते हैं तो उनसे मोहब्बत करनी ही पड़ती है। वैसे ही समझ लो, लोग कहते हैं कि सन्यासी त्याग करना, और मैं कहता हूँ कि सन्यासी क्या त्याग करता है? अच्छे से अच्छा खाता है सन्यासी, वो बेफिक्र रहता है, ना बचने की खुशी ना मरने का गम। कहाँ क्या हो रहा है उसे कोई फिक्र नहीं। और यहाँ देखो घर गृहस्थ वालों का, उनकी सुनो, रात दिन उन्हीं की सुनो, ये क्या कम त्याग है? तो यहाँ पे ये जो है ये भी प्रसंग बताते हैं कि किस तरीके से एक साधु का जीवन लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा है, और एक जो गृहस्थ आदमी है उसके ऊपर कितना ज़्यादा एक तरीके से बोझ होता है। तो इसी तरीके से फिर बम्बई में एक रात कहते हैं कि बुखार चढ़ा, तो दूसरे दिन भी 5 बजे बुखार नहीं उतरा। मैं उनके पास बैठी थी, मैंने रात को अकेले होने की वजह से खाना नहीं खाया था। कोई 6 बजे के करीब उनका बुखार उतरा। आप बोले क्या तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया? मैंने कहा नहीं। अच्छा मेरे लिए थोड़ा दूध गर्म करो, थोड़ा हलवा बनाओ। मैं हलवा और दूध तैयार करके लाई, दूध तो खुद भी पी लिया और हलवा तुम खाए। जब तुम आदमी खा चुके तो मैं भी पास में बैठी थी। कुछ पढ़कर कुछ सुनाओ। वो गाने की उठा लो। मैंने गाने की किताब उठाई, उसमें लड़कियों की शादी का गाना था। मैं गाती थी, वो रोते थे। उसके बाद मैं तो देखती नहीं थी, पढ़ने में लगी थी। आप मुझसे बोले बंद करो, बड़ा दर्दनाक गाना है। लड़कियों का जीवन भी क्या है, क्या बेचारी पैदा हुई और कहाँ जाएंगी, कुछ भी पता नहीं। देखो ये गाने उन औरतों ने बनाए जो बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं थी। आजकल कोई एक ही कविता लिख दिया, कभी लोगों का कभी सम्मेलन हो तो जैसे मालूम होता है कि ज़मीन आसमान एक कर दे। इस गाने के बनाने वालों का नाम भी नहीं पता। मैंने पूछा ये बनाने वाले थे या बनाने वाली? आप बोले नहीं, पुरुष इतना भावुक नहीं हो सकता, स्त्रियों के अंदर के दर्द को महसूस कर सकूं। ये तो स्त्रियां ही बनाई होंगी। स्त्रियों के दर्द स्त्रियां ही जान सकती है, और उन्हीं के बनाए ये गाने हैं। मैं बोली इन गानों को पढ़ते समय मैं तो ना रोई, और आप क्यों रो पड़े? तुम इसको सरसरी निगाह से पढ़ ही रही हो, उसके अंदर तक तुमने समझने की कोशिश भी नहीं की। मेरा ख्याल है कि तुमने मेरी बीमारी की वजह से दिलेर बनने की कोशिश की। कुछ नहीं, जिन स्त्रियों को आप निरीह समझते हैं कोई उनमें निरीह नहीं है। अगर है निरीह है तो स्त्री पुरुष दोनों ही है। दोनों परिस्थिति के हाथ के खिलौने हैं। जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही तरह दोनों होते हैं। पुरुषों के पास कौन उनका भाई बन बैठा रहता है? संसार में व्यक्ति सब अपनी किस्मत का ही तो रोना खेल करते हैं। तब आप बोले जब तुम या पहलू लेती हो तो मैं ये कहता हूँ कि दोनों एक दूसरे के माफिक अपने अपने को बनाते और उसी समझ से दोनों सुखी रहते हैं। जब एक दूसरे के मालिक होते और उसी में सुख और आनंद है, मगर वो उनके खिलाफ दोनों ही उसमें ना अधिक निरीह होते हैं पुरुष की अपेक्षा। सन 34 में मैं बम्बई में थी। एक महाशय ने कंपनी में फिल्म तैयार किया कि मजबूरी पेश की थी। 1000 रुपये में सौदा पैटा हुआ। जब फिल्म तैयार हो गया और यही हुआ कि शेष जो था, मालिक ने शेष रुपए देने में ढीला किया। जब कई महीने बीत गए, रुपए नहीं मिले, तो फिल्म बनाने वालों ने कंपनी के मालिक को नोटिस दी। नोटिस पाकर फिल्म का मालिक जो है वहाँ से 500 का दावा ठोक दिए। अब उस बेचारे को परदेश की बात, नोट आदमी से झगड़ा, पास में रुपए न था। उनकी देवी जी मेरे पास आई। मैंने जब पूछा तो उन्होंने अपना किस्सा बताया और बोली कि अगर बाबूजी ये गवाही दे दें, हमने फिल्म तैयार करते देखा, तो हमारा केस उन पे चल जाए। मैं बोली कि क्या आप स्टूडियो का भी गए थे और फिल्म तैयार करते देखा? देवी जी बोली बाबू तो कभी नहीं गए, लेकिन ये तो आप सबको मालूम है कि वे रात दिन वहीं रहकर फिल्म तैयार करते थे। मैं बोली अच्छा, अगर वो आएंगे तो मैं उनसे ये बात कहूँगी। हम लोग में बात हो रही थी कि बाबूजी भी आगे। मैंने कहा कि इन बेचारों में ऐसी किस्सा है, आपको मालूम तो था ही कि दिन रात फिल्म तैयार ही करते हैं। वो आप उनको मेरे पास भेज देना, अगर वह सुलह चाहेंगे तो मैं सुलह करा दूंगा। बाबूजी वो तो लड़ने के लिए आमादा है, वो मुझे इसमें मान अपमान का कोई सवाल नहीं लगता। बहू बोली स्टूडियो में जितने आदमी हैं वो सब झूठी गवाही देने को तैयार हैं। वो तो चली गई। मैं बोली बेचारी बहुत परेशान है, वो बहुत मोटा आदमी है जिसके यहाँ ये काम कर रहे थे। हाँ हाँ मैं ज़रूर मदद करूँगा। थोड़ी देर के बाद वो खुद ही आया। आप बोले क्यों, तुम उनसे सुलह करने को तैयार हो? बाबूजी आपको तो मालूम ही है वो झगड़ा करने को तैयार बैठा है। मेरी और उनकी बात जाने दो, तुम अपनी बताओ कि तुम तैयार हो? मैं सुलह करने को तैयार हूँ भाई। मेरा कोई अपमान करेगा, बहुत करेगा, तो यही कहेगा कि ना वो तो बेईमान है, बेईमानी करके। खैर वो राजी हुआ। वो माँ से बोली कि बाबूजी मैं आपके साथ ना जाऊँगा, बल्कि बैठा रहूँगा। कैसा बावला है, आप मुझसे किस विषय में पूछ रहे हैं? भाई तुमने फ़िल्म तैयार करके
शेर की मजदूरी तो मांगी होगी, 500 का दावा ठोका है ना। वो बोले पहले आप मेरा किस्सा सुन लीजिए, वो बहुत बदमाश आदमी है, भाईचारा का नाता छोड़कर उसने मुझे नोटिस दी। अगर आप ना आए होते ना तो आज मैं उसको हथकड़ी पहना ही देता। आपने उन महाशय को आदमी भेज कर बुलाया, इन दोनों में सुलह करके रुपए दिलवा दिए। बाद में मतलब उसका प्रसंग जो है यहाँ पे खत्म हो गया। तो जिस तरह अन्य जगहों में आपसे मिलने वालों की कमी नहीं थी, वहाँ भी जब बम्बई गए काफ़ी मिलने वाले आदमी आने लगे। सुबह तो 5 बजे निकल जाते, फिर इसी तरीके से चलता रहता। स्टूडियो जाते, फिर वही चीज़ें थी, लोग मिलते। और ये कि तुम व्यर्थ में मेरे ऊपर नाराज़ होती, अब बताओ क्या काम है, दिन तो ऐसे ही निकल गए। मैं तो हमेशा से ही आपको इसी तरह देखती आ रही हूँ। यानी इनका ऐसा स्वभाव था कि जहाँ भी जाना है, लोगों से एक तरीके से मिल-बाँट कर रहना है। आप बोले तो अच्छा है ना, मैं भी बड़ा आदमी हो जाऊँ, तुमको ख़्याल है कि नहीं, मैं जब एक मरतबा महात्मा गांधी से मिलने गया और महात्मा जी नहीं मिल सके, उस समय मुझे कितना झुँझलाहट हुई थी। को 2 दिन का समय भी गया और मिले भी नहीं। तो वही चीज़ वो सोचते हैं कि जब मैं इस तरीके से था, मुझे झुँझलाहट हो रही थी, ऐसे सामान्य आदमी तो क्या उसको झुँझलाहट नहीं होगी? जैसे सारी ज़िंदगी में चलता था, चलता रहा, उसी तरह में चलता जाए, इसके लिए अफ़सोस ही क्या? मैं बोली तो आप रात को काम मत कीजिए, मतलब वही समस्या यहाँ भी थी कि रात को नहीं काम करें। तो इन्होंने कहा फिर मैं अब काम ही कौन ज़्यादा करता हूँ, अब तुम केवल गप्पे ही लड़ाना बुलाया होगा, तो इतनी बड़ी बम्बई में कोई गप्पे लड़ाने तो आया नहीं है। आप बोले सच कहता हूँ कुछ भी काम नहीं करता, तुम मानती ही नहीं हो। मैं बोली मैं मानूँ, वैसे मैं आपकी आदत अच्छे से जानती हूँ। आप बोले सच बताओ, जब तक रहूँगा तब तक मान लो बैठे से काम चल भी जाएगा, मगर जब यहाँ से चलने के लिए तैयार बैठे हो तब वहाँ कैसे काम चलेगा और मेरी आदत भी खराब हो जाएगी। आदमी चाहे गरीब हो या अमीर, उसे अपनी आदतों को खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस आदमी की निठल्ले बैठने की आदत पड़ गई हो, तो समझ लो कि वो आदमी तो बेकार ही है। मैं बोली ये तो आपकी हमेशा की दलील है, मेरी दलील नहीं है। कुछ भी हो मैं रात को काम नहीं करने दूँगी। अच्छा नहीं करने दोगी? चोरी से आप जीत जाएँगे, क्या मुझे बावले कुत्ते ने काटा है? उसके बाद एक दिन उस स्टूडियो वाले उनसे बोले हमारे साथ आप जो है इंग्लैंड चलिए 1 साल के लिए। आप आकर मुझसे कह रहे हैं कि 1 साल के लिए इंग्लैंड चलना है, वहाँ फ़िल्म तैयार होगा और फिर 1 साल वो रहकर लौटने के बाद जहाँ काम करूँ मुझे 10,000 देंगे। 5 फ़िल्मों के लिए मुझे कहानी तैयार करनी होगी, एक तरह से ठेका समझ लो। मैं बोली नहीं जाने देना चाहती, मैं नहीं जाने दूँगी। तुम्हारा नुकसान ही क्या है? नुकसान कुछ भी नहीं। मैं उनसे कहा था ना, तुम्हारा इसमें नुकसान क्या है? पढ़ते रहेंगे, मैं सब कुछ छोड़ कर आ जाऊँगा। तो आप बोले मुझे ही अकेले जाना होगा? मतलब ये कहें कि हम तैयार नहीं होंगे चलने के लिए। तो मज़दूरी करने में कुछ भी आराम मिलेगा? घर बैठे बैठेगा ही क्या? अरे इसी तरह काम चलता रहेगा, जैसे भी हो मज़दूरी करने दो, यही सबसे आसान है। कोई समय यह था कि 1 साल को छोड़ना भी मुश्किल था। अब वही है कि जो मालूम नहीं कितने दिनों तक मुझे यहाँ अकेले रहना और ना उन्होंने मुझसे पूछा कि जाएँ या नहीं। और ये जब 2 साल के अंदर वह महान पुरुष मुझे छोड़कर चला गया और मैं बैठी हाथ मलती रही। इसके पहले मुझे मालूम भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी मुझे इस हालात में छोड़कर चले जाएँगे। इसको तो ज़्यादातर वे ही महसूस करेंगे जिन्होंने कि इस विषय में कुछ भी अनुभव किया हो। आदमी के हाथ में कुछ है नहीं, फिर भी वो अपने को बहुत कुछ लगाता है। उसी से एक मैं हूँ। मैं भी इसलिए वो महान आत्मा जिसकी महानता को मैं कभी समझ ही नहीं पाई और कैसे समझती? पहले तो यह थे कि वो महान सबके लिए कुछ भी रहे हों, पर मेरे तो अपने थे और मैं उनकी थी। हम दोनों के बीच में महानता कहाँ आ जाती? क्योंकि जहाँ घनिष्ठता होती है वहाँ महानता तो नहीं रहती, क्योंकि अपनापा भी उससे भी बड़ी चीज़ है। इसलिए उनके बीच में रहना नहीं चाहती। शायद इसलिए मेरे दिल में ये ख़्याल ना आया। इसी में अंधी होकर मैं उनके ऊपर हमेशा शासन करती और वह खुशी से मेरे शासन को मानते। उसी तरह जैसे महान पुरुष के सामने नन्हा-सा बच्चा उनकी पीठ पर मार-मार कर भाग जाता है और महान पुरुष हँस पर हँस देता है। वह भी मुझे कभी-कभी पागल कह देते थे कि तुम पागल हो। मगर उस पागलपन में जो खुशी थी, वो मुझे अब कोई पागल करने वाला नहीं है। तो मैं 100 पागलों में एक हूँ और सचमुच में पागल हूँ, क्योंकि अपने पागलपन में सब शायद भूल ही बैठी हूँ। नहीं कोई समझदार आदमी मेरी हालत में बैठकर कुछ समझ सकता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं पागल हूँ और मुझे दुनिया भी पागल समझे। आगे के प्रसंग को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।